नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए पार्ट नंबर 16 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ब्लैंक एरर को बताने का काम करता है। ब्लैंक एरर को बताने का काम करता है। यहां पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन एरर को बताता है या एरर को फाइंड करता है। हम कह सकते हैं एरर को सर्च करता है या एरर को ढूंढता है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया है यह कंप्यूटर आर्किटेक्चर से या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट से पूछा गया है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर हमें एरर करेक्शन कोड और एरर डिटेक्शन कोड पढ़ने मिलते हैं। एरर डिटेक्शन कोड और एरर करेक्शन कोड, जब हम कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हैं या डेटा को किसी डिवाइस में स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में, तो डेटा 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, मतलब बाइनरी फॉर्मेट में होता है। कुछ कंडीशन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यह डेटा चेंज हो जाता है। मतलब 0 का 1 हो सकता है और 1 का 0 हो सकता है, जिससे डेटा में एरर आ सकती है, मतलब डेटा गलत हो सकता है। तो एरर को फाइंड करने के लिए, एरर को सर्च करने के लिए एरर डिटेक्शन कोड यूज किए जाते हैं। एरर डिटेक्शन कोड जैसे कि पैरिटी बिट, चेकसम, यह सभी एरर को डिटेक्ट करते हैं। और कुछ कोड होते हैं जो एरर को करेक्ट करते हैं, जैसे कि हेमिंग कोड। तो डेटा में जब कोई एरर आ जाती है, कोई मिस्टेक आ जाती है, तो उसको फाइंड करने के लिए एरर डिटेक्शन कोड यूज किए जाते हैं, जैसे कि पैरिटी बिट, चेकसम। और एरर को फाइंड करने के बाद उसे करेक्ट करना होता है, सही करना होता है, जिसके लिए एरर करेक्शन कोड यूज किए जाते हैं, जो कि होता है हेमिंग कोड। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैरिटी बिट। पैरिटी बिट एरर को बताने का काम करता है, मतलब बाइनरी डेटा में जो एरर आ जाती है उसको फाइंड करने के लिए, उसको सर्च करने के लिए पैरिटी बिट का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैरिटी बिट। पैरिटी बिट बाइनरी डेटा में आने वाली एरर को फाइंड करता है, चेक करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गेट में A=1 B=1 इनपुट करने पर क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। और गेट में A=1 B=1 इनपुट करने पर क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया है। लॉजिक गेट क्या होते हैं? लॉजिक गेट कंप्यूटर सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जो भी डिजिटल कंप्यूटर हैं वह सभी लॉजिक गेट के माध्यम से ही किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। कई प्रकार के गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट। तो हमें यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमसे पूछा गया है, यदि हम और गेट में A=1 और B=1 इनपुट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। जो और गेट है, और गेट को हम एक टेबल के माध्यम से समझने वाले हैं। यदि हम और गेट में 2 इनपुट करेंगे, एक A और एक B, तो हमें एक आउटपुट प्राप्त होगा। फॉर एग्जांपल आउटपुट है हमारा Y। इनपुट कौन कौन है? A और B। आउटपुट क्या है? Y। हम A और B की वैल्यू क्या क्या इनपुट कर सकते हैं? 0 0। A भी 0 है, B भी 0 है। इसके बाद हम इनपुट कर सकते हैं 0 और 1। A 0 है, B 1 हो गया। इसके बाद हमने इनपुट किया 1 0। 1 0 मतलब A 1 है और B 0 है। इसके अलावा हम एक और इनपुट कर सकते हैं 1 1, मतलब A भी 1 है और B भी 1 है। तो हमसे पूछा क्या गया है, जब A 1 होगा और B 1 होगा तो क्या आउटपुट मिलेगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम और गेट में दोनों 0 इनपुट करेंगे, दोनों 0, तो आउटपुट 0 प्राप्त होगा। यदि एक इनपुट 0 है, एक 1 है,
तो 1 आउटपुट प्राप्त होगा, एक 1 है एक 0 है तो भी 1 प्राप्त होगा, और यदि दोनों इनपुट में 1 है तो भी हमें 1 प्राप्त होगा। मतलब और गेट में यदि हमारा एक भी इनपुट 1 हो जाता है तो हमें आउटपुट क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। और गेट में केवल सभी इनपुट 0 होने पर 0 आउटपुट प्राप्त होता है। तो यहां पर हमसे पूछा गया था a इक्वल 1 है, b इक्वल 1 है, तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा। आपको ध्यान रखना है और गेट में केवल जब सभी इनपुट 0 होंगे तभी बस हमें 0 आउटपुट प्राप्त होगा। अदरवाइज यदि इनपुट में एक भी जगह पर 1 आ जाता है तो आउटपुट हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1। हमने यहां पर यह जो a और b की वैल्यू इनपुट करी है यह किस प्रकार से करी है, पहले हमने 0 इनपुट किया है, 0 इनपुट किया तो a भी 0 है b भी 0 है। इसके बाद हमने 1 इनपुट किया है, 1 कैसे लिखा है, a को हमने 0 कर दिया, b को हमने 1 कर दिया। फिर हमने यहां पर 2 इनपुट किया है तो a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 0। फिर हमने 3 इनपुट किया है और 3 को इनपुट करने के लिए a को भी 1 किया है, b को भी 1 किया है। तो जब हम 2 वेरिएबल इनपुट करते हैं तो 0 से लेकर 3 तक के नंबर इनपुट हो सकते हैं। यहां पर 0 0 का मतलब है 0, 0 1 का मतलब है 1, 1 0 का मतलब है 2 और 1 1 का मतलब है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। और गेट में a इक्वल 1 b इक्वल 1 इनपुट करने पर 1 आउटपुट प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किस की बनी होती है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किस की बनी होती है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का फुल फॉर्म होता है। हमसे पूछा गया है जो आईसी चिप होती है मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है वह किस मटेरियल की बनी होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो आईसी चिप यूज की जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए जाते हैं, वह बने होते हैं सिलिकॉन के, सिलिकॉन के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आईसी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट वह सिलिकॉन मटेरियल की बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आईसी चिप सिलिकॉन मटेरियल से बनी होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। किस नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम से। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी नंबर सिस्टम से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं। यदि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। हमसे पूछा गया है किस नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। 4 प्रकार के जो कंप्यूटर सिस्टम है वह 4 प्रकार के नंबर सिस्टम का यूज करता है। पहला नंबर सिस्टम होता है बाइनरी जिसका बेस होता है 2। दूसरा नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल जिसका बेस होता है 8। तीसरा नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10। और लास्ट होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। बाइनरी जिसका बेस कितना होता है 2, ऑक्टल इसका बेस होता है 8, डेसिमल का बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है 16। तो हमसे पूछा गया था किस नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है, वह होता है हेक्साडेसिमल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक का उपयोग किसके साथ किया जाता है। ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक का उपयोग किसके साथ किया जाता है। ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक का उपयोग किसके साथ किया जाता है। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है। ऑप्टिकल स्टोरेज कुछ डिवाइसेस हैं जैसे कि सीडी, डीवीडी, ब्लूरे, सीडीआर, सीडी रोम। आपने ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस को पढ़ा होगा। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, जो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती है।
प्राइमरी मेमोरी वह होती है जो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती है। सेकेंडरी मेमोरी कई प्रकार की होती है, जैसे कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी। तो आपने जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस पढ़ी हैं, जैसे कि सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, सीडीआर, सीडी रोम, उससे संबंधित यह क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा गया है? ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक का उपयोग किसके साथ किया जाता है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती हैं? जो कि ग्लास या प्लास्टिक टाइप के मटेरियल से बनी होती हैं। ग्लास या प्लास्टिक टाइप का एक मटेरियल होता है पॉलीकार्बोनेट, जिसके द्वारा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस को बनाया जाता है, जैसे कि सीडी, डीवीडी, ब्लू रे। यह सभी कौन सी डिवाइस होती हैं? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। तो इन सभी डिवाइस के अंदर जो टेक्निक वर्क करती है वह कौन सी टेक्निक हो जाएगी? ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीडी रोम, क्योंकि जो फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, यह दोनों ही मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती हैं और मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत ही आती हैं। तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क दोनों ही मैग्नेटिक डिस्क हैं, जबकि सीडी रोम एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। और सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी रोम के अंदर ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीडी रोम, जिसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है? कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है? बहुत ही बेसिक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यह है बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन कई बार पेपर में पूछा जाता है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में प्रोटोकॉल का क्या अर्थ होता है? प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन का जो सेट होता है, जो ग्रुप होता है, उसे कहा जाता है प्रोटोकॉल। जब भी हम नेटवर्क में कोई कम्युनिकेशन करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो सेंडर और रिसीवर को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, उन रूल्स को ही कहा जाता है प्रोटोकॉल। नेटवर्क में कम्युनिकेशन को प्रॉपरली करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। प्रोटोकॉल मल्टीपल टाइप के रूल्स का सेट होते हैं जो कि नेटवर्क में कम्युनिकेशन को सही तरीके से कराते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मतलब नियमों का समूह होता है प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सिस्टम में ब्लैंक मैकेनिज्म का मतलब क्या है? तंत्र को अनऑथराइज्ड यूजर को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी भी सिस्टम में ब्लैंक मैकेनिज्म मतलब कि तंत्र को अनऑथराइज्ड यूजर को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम है, आपका कोई मोबाइल है, आप चाहते हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर मतलब जिसे हमने परमिशन नहीं दी है, वह हमारे कंप्यूटर को, हमारे मोबाइल को एक्सेस ना कर पाए, उपयोग ना कर पाए। तो आप किस सिस्टम का यूज करेंगे? आपका कोई रिसोर्स है, कोई कंप्यूटर है, कोई प्रिंटर है, कोई मोबाइल है, आपकी कोई फाइल है, आप चाहते हैं कोई उसको एक्सेस ना कर पाए बिना हमारी परमिशन के। अनऑथराइज्ड यूजर का मतलब क्या है? अनऑथराइज्ड यूजर का मतलब है जिसको हमने परमिशन नहीं दी। वह हो जाएगा ऑथराइज्ड यूजर जिसको हमने परमिशन दी है, उसे हमने अधिकार दिया है उपयोग करने का। लेकिन अनऑथराइज्ड का मतलब क्या है? जिसे हमने परमिशन नहीं दी है। तो यदि आप अपने किसी रिसोर्स को, किसी सिस्टम को अनऑथराइज्ड यूजर के एक्सेस से रोकना चाहते हैं या उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, रोक लगाना चाहते हैं, तो आपको यूज करना होता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का या एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म का। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है? एक्सेस कंट्रोल यह निर्धारित करता है कि किस यूजर को कौन से रिसोर्स का एक्सेस दिया गया है, कौन से रिसोर्स का एक्सेस नहीं दिया गया है। तो किसी भी सिस्टम में एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म अनऑथराइज्ड यूजर को रोकने के लिए और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस कंट्रोल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ बाइट को ब्लैंक भी कहा जाता है। हाफ बाइट को ब्लैंक भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट से संबंधित है। कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हाफ बाइट को ब्लैंक भी कहा जाता है। यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, उस डेटा की क्वांटिटी को, उस डेटा की मात्रा को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट यूज की जाती है। मेमोरी यूनिट कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि बिट, बाइट, निबल, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, कई प्रकार की मेमोरी यूनिट होती हैं। आपको यहां पर पहला क्वेश्चन तैयार करना है, कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? तो कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? बिट। और बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट बिट का फुल फॉर्म होता है, बाइनरी डिजिट। बिट कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है और बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। जब हम 4 बिट को मिलाते हैं, 4 बिट को, तो एक निबल क्रिएट हो जाता है। निबल 4 बिट को मिलाने पर या 4 बिट के ग्रुप से क्या बनता है? निबल बनता है। और 8 बिट के ग्रुप से एक बाइट बनता है। 8 बिट के ग्रुप से एक क्या बनता है? बाइट बनता है। 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट बनता है। और हमसे क्या पूछा गया है? हाफ बाइट। हाफ बाइट मतलब आधा बाइट। आधा बाइट मतलब 4 बिट। 8 बिट का होता है एक बाइट, 8 बिट का होता है एक बाइट, तो हमसे बोला गया है हाफ बाइट। हाफ बाइट मतलब 4 बिट। 4 बिट को हम क्या बोलेंगे? निबल बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आपने क्या क्या क्वेश्चन तैयार करे? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है? बिट। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। जब 4 बिट मिलती हैं तो एक निबल क्रिएट होता है। जब 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट क्रिएट होता है। हमसे पूछा गया था हाफ बाइट को क्या कहते हैं? हाफ बाइट मतलब 4 बिट, और 4 बिट को तो कहा जाता है निबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाफ बाइट को या 4 बिट को निबल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर वेबसाइट के पास ब्लैंक होता है जिसके माध्यम से वेबसाइट के अदर पेज ओपन होते हैं। अधिकतर वेबसाइट के पास ब्लैंक होता है जिसके माध्यम से वेबसाइट के अदर पेज ओपन होते हैं। यह बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया गया है। आपने वेबसाइट के साथ एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या कहा जाता है, या वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है होम पेज। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या है? होम पेज है। क्यों? अधिकतर वेबसाइट के पास क्या होता है? होम पेज होता है। हर वेबसाइट का अपना एक होम पेज होता है जिसके माध्यम से वेबसाइट के अदर पेज ओपन होते हैं। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करेंगे तो सबसे पहले कौन सा पेज ओपन होगा? होम पेज, मेन पेज। उस होम पेज के अंदर कई प्रकार की हाइपर लिंक होती हैं। उन लिंक से ही तो अदर पेज को लिंक किया जाता है। जब आप वेबसाइट को खोलेंगे तो पहला पेज खुलेगा होम पेज, जिसके अंदर लिंक बनी होती हैं और उन लिंक से अदर पेज को ओपन किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से पढ़ा हुआ है पहले कि वेबसाइट के फर्स्ट पेज को या मेन पेज को होम पेज कहा जाता है, लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दे दिया गया। अधिकतर वेबसाइट्स के पास ब्लैंक होता है जिसके माध्यम से वेबसाइट के अदर पेजेस को ओपन किया जाता है। आंसर होगा होम पेज। होम पेज मतलब वेबसाइट का फर्स्ट पेज जिससे अदर पेज लिंक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, होम पेज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? हमें कुछ वेब ब्राउजर के नाम दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई एक वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर के कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होता है। यदि यूजर को कोई भी वेब पेज या वेबसाइट ओपन करनी होती है तो वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है, कोई वेब पेज ओपन करना है, तो वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है। वेब ब्राउजर जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम,
मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो नेट एस्केप नेविगेटर तो एक वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, मोज़ेक भी है, लेकिन अजूर या अजूरे यह वेब ब्राउजर नहीं है। नेट एस्केप नेविगेटर भी वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, मोज़ेक भी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो अजूर या अजूरे है यह एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट अजूर या अजूरे यह एक क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है, यह वेब ब्राउजर नहीं होता है। अजूर क्या है या अजूरे, यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यूजर को क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस उपलब्ध कराती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में एक्टिव गो टू टैब के साथ फाइंड एंड रिप्लेस को लॉन्च करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में एक्टिव गो टू टैब के साथ फाइंड एंड रिप्लेस को लॉन्च करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आप सबने पहले से पढ़ा है, आप सबको इसका आंसर पता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर दे दिया गया है। आपने एमएस वर्ड के अंदर 3 ऑप्शन पढ़े हैं। एक ऑप्शन होता है फाइंड। फाइंड क्या करता है, डॉक्यूमेंट में किसी पार्टिकुलर वर्ड को या पैटर्न को सर्च करता है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F। और एक ऑप्शन आपने पढ़ा है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, सर्च किए गए वर्ड को नए वर्ड से चेंज कर देता है। और रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+H। और जब आप फाइंड और रिप्लेस की विंडो ओपन करते हैं, मतलब फाइंड या रिप्लेस ऑप्शन को लॉन्च करते हैं, तो उसके अंदर एक ऑप्शन और मिलता है गो टू। गो टू क्या करता है, डॉक्यूमेंट में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाने की सुविधा देता है गो टू। और गो टू को हम 2 शॉर्टकट की से ओपन कर सकते हैं। एक तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+G या फिर F5 फंक्शन की से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एक ही विंडो के अंदर तीनों ऑप्शन प्राप्त होते हैं, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। एमएस वर्ड में एक ही विंडो के अंदर यह तीनों ऑप्शन होते हैं। लेकिन यदि आप Ctrl+F से ओपन करेंगे तो फाइंड ऑप्शन या फाइंड टैब सेलेक्ट होगा, Ctrl+H से ओपन करेंगे तो रिप्लेस टैब सेलेक्ट हो जाएगा, और Ctrl+G या F5 से ओपन करेंगे तो गो टू टैब सेलेक्ट हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया है। एमएस वर्ड में एक्टिव गो टू टैब, आपको विंडो यही ओपन करनी है, लेकिन एक्टिव क्या होना चाहिए, गो टू। फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो में ही आता है यह ऑप्शन। कौन सी फंक्शन की से ओपन होगा, F5 से। F5 गो टू की शॉर्टकट की है और Ctrl+G भी होती है। तो यहां पर आपको यह क्वेश्चन ऑलरेडी पता था, आपने यह क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा घुमाकर दे दिया गया है, तो आपको यहां पर इसको समझना है। और गो टू की 2 शॉर्टकट की होती हैं, Ctrl+G या F5। इसको हम प्रैक्टिकली एमएस वर्ड पर समझ सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि हम यहां पर कंट्रोल के साथ F को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं नेविगेशन की विंडो आ रही। नेविगेशन मतलब आप यहां पर कोई भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। नेविगेशन, फाइंड करना, इसी ऑप्शन को आप होम टैब के अंतर्गत फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के द्वारा भी यूज कर सकते हैं। यहां पर हमने फाइंड ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं नेविगेशन की विंडो ओपन हो गई। यह तो था फाइंड, Ctrl+F से ओपन होता है। देन हमने प्रेस किया Ctrl+H। Ctrl+H से आप देखिए कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, फाइंड एंड रिप्लेस। डायलॉग बॉक्स का नाम क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। जब हमने Ctrl+H से यह विंडो ओपन करी तो आप देख सकते हैं कौन सा टैब एक्टिव हो गया, रिप्लेस का, क्योंकि हमने Ctrl+H का यूज किया। इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है इस विंडो में यदि हमें गो टू टैब को एक्टिव करना है तो कौन सी फंक्शन यूज करेंगे, उसके लिए होती है F5 या Ctrl+G। जैसे ही हमने F5 को प्रेस किया या Ctrl+G को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते विंडो कौन सी आ रही है, फाइंड एंड रिप्लेस, लेकिन टैब कौन सा सिलेक्ट हो गया, टैब कौन सा एक्टिव हो गया, गो टू। यही हमसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। यदि हमें गो टू टैब को एक्टिव करके
फाइंड एंड रिप्लेस को लॉन्च करना है, मतलब विंडो को ओपन करना है, तो हम F5 का या Ctrl+G का यूज कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल का उपयोग करते समय एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल का उपयोग करते समय एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को समझना होगा। न्यू वर्कबुक हमसे पूछा गया है। वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक एक्सेल की फाइल होती है। एक्सेल के अंदर हम जो फाइल बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? वर्कबुक। और बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम होता है बुकवन। एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे क्या कहा जाता है? वर्कबुक। लेकिन बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? बुकवन होता है। और इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .xls। एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे कहा जाता है वर्कबुक। बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? बुकवन होता है। और इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .xls। और एक्सेल में आप जो पेज बनाते हैं, पेज को कहा जाता है वर्कशीट, जिसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है शीट 1। एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, जिसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? बुकवन। और एक्सटेंशन क्या होता है? .xls। जबकि एक्सेल के पेज को क्या कहा जाता है? वर्कशीट। और वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? शीट 1 होता है। हमसे पूछा गया है यदि हमें एक्सेल में नई वर्कबुक बनानी है, नई वर्कबुक मतलब नई फाइल बनानी है, तो शॉर्टकट की यूज होगी Ctrl+N। Ctrl+N न्यू की शॉर्टकट की होती है। नई फाइल बनाने के लिए मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में Ctrl+N का यूज किया जाता है। Ctrl+V तो पेस्ट की शॉर्टकट की है, Ctrl+S सेव की शॉर्टकट की है, और Ctrl+X कट की शॉर्टकट की होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। Ctrl+N से हम एक्सेल में नई वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट से पूछा गया है यह क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। यदि हमें कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? फॉन्ट क्या होता है? आपने स्लाइड पर जो भी टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को यदि अट्रैक्टिव बनाना है, स्टाइलिश बनाना है, तो आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का यूज किया जाता है। और पावर पॉइंट में आप Ctrl+Shift+F से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। Ctrl+Shift+F से पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। Ctrl+Shift+F से पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसको हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन है जिसके माध्यम से हम आपको यह सभी क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं। यदि हम पावर पॉइंट में Ctrl+Shift+F को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जहां पर फॉर्मेटिंग से संबंधित सभी प्रकार के फीचर्स प्रदान किए जाते हैं। तो Ctrl+Shift+F को प्रेस करने पर पावर पॉइंट में फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस इंटरनेट सर्विस का उपयोग वर्चुअल मीटिंग के लिए किया जाता है? इनमें से किस इंटरनेट सर्विस का उपयोग वर्चुअल मीटिंग के लिए किया जाता है? वर्चुअल मीटिंग का मतलब क्या है? जहां पर मल्टीपल यूजर्स मीटिंग में इंक्लूड हैं, मल्टीपल यूजर्स मीटिंग में ऐड हैं, लेकिन वह फिजिकली एक स्थान पर नहीं है। आप अपने घर से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हम अपने घर से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जैसे कि आप अभी सभी आप YouTube के माध्यम से यह वीडियो देख रहे हैं, मतलब वर्चुअली आप सब हमसे कनेक्ट हैं। जब से कोरोना आया है तब से बहुत सारे काम ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से होने लगे हैं। मीटिंग्स को भी अब वर्चुअल किया जाने लगा है, मतलब कि
जहां पर बहुत सारे यूजर मीटिंग को अटेंड तो करते हैं लेकिन वह फिजिकली एक स्थान पर नहीं होते हैं, हर यूजर अपनी अपनी लोकेशन से मीटिंग में कनेक्ट हो जाता है, उसे कहा जाएगा वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मतलब आभासीय। वर्चुअल मीटिंग के लिए क्या यूज करना होगा हमें? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या है? जिसमें हर यूजर अपनी लोकेशन से कनेक्ट हो सकता है और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिल्कुल एक फिजिकल मीटिंग के समान होती है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह एक लाइव कम्युनिकेशन होता है, लाइव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज वर्चुअल मीटिंग के लिए किया जा सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है? निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है? इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही समझा है। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड का मतलब है यहां पर नेटवर्क से, इंटरनेट से। आप करंट टाइम पर इंटरनेट के माध्यम से जो भी सर्विस लेते हैं, जो भी सर्विस यूज करते हैं, वह सभी क्लाउड की सर्विस होती हैं। क्लाउड का मतलब है नेटवर्क या इंटरनेट। क्लाउड यूजर को ऑन डिमांड सर्विस उपलब्ध कराता है। ऑन डिमांड मतलब आपको जिस सर्विस की जब जरूरत होती है आप इंटरनेट के माध्यम से उसको यूज कर लेते हैं, वह सभी सर्विस क्लाउड की होती हैं। क्लाउड का मतलब है यहां पर इंटरनेट या नेटवर्क से। मल्टीपल कंपनी क्लाउड की सर्विस प्रदान करती हैं, उन कंपनियों को कहा जाता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। हमसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है? मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो हमने आज की वीडियो में ही समझा था, माइक्रोसॉफ्ट का होता है माइक्रोसॉफ्ट अजूर या माइक्रोसॉफ्ट अजूरे। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और यह एक पब्लिक क्लाउड का एग्जाम्पल है। तो माइक्रोसॉफ्ट अजूर या माइक्रोसॉफ्ट अजूरे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजूर या अजूरे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।